एसआईपी कितनी सेफ है और क्या म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये क्वेश्चन आया है तो आज आपको इसका आंसर मिलेगा और पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि एक्चुअली अगर म्यूचुअल फंड में स्कैम होता है तो कैसा स्कैम होता है और आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज, सेबी कैसे इसको कम करने में लगी हुई है और अब जो स्कैम है वो कम हो चुके हैं, और एसआईपी एक्चुअली में है क्या ये मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारी हिस्ट्री को खंगालोगे तो वहां पर एफडी करना इंडिया की फेवरेट चॉइस है। इवन आज भी टीयर 2 टीयर 3 मतलब गांव देश में लोग एफडी और आरडी ही करते हैं, और काफी सारे लोग बच्चों के लिए गुल्लक लेके आते हैं। अब गुल्लक क्या करता है कि हर इंसान, अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, गिफ्ट मिल गया या कुछ भी कर रहा है, तो गुल्लक में थोड़ा पैसा डाल देता है ताकि बच्चे की साइकिल आ पाए। अगर उसे साइकिल चाहिए, अगर उसको कोई खिलौना चाहिए जो कि महंगा है, वहां पर भी गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डाल देते हैं कि बेटा अगले बर्थडे पे ना तेरे को मैं ये चीज दिला दूंगा। और यही चीज बड़े अपने लिए करते हैं। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट इसे कहते हैं, कि हर महीने बैंक अकाउंट से 2000 रुपए कट जाएगा, सेव हो जाएगा, और 12 महीने बाद 24,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे 6-7-8% के रिटर्न से। लेकिन अगर किसी को बोनस मिलता था तो वो जाकर के एफडी कर देता था। क्यों? क्योंकि बड़ा पैसा आया है तो एफडी कर देता हूं, अब ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये एक्चुअली आरडी और एफडी इतने पॉपुलर क्यों थे पहले ये समझो। सन 2000 के पास जो एफडी का रेट था वो 8.5% से लेकर के 10 से 12% तक जाया करता था। और ये मैं बैंक एफडी की बात कर रहा हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, ये बैंक ये इंटरेस्ट दिया करते थे। और जो इन्फ्लेशन था वो था 3% से 5% के बीच में। मतलब अगर आप बैंक में एफडी कराते हो 10 से 12% पे और इन्फ्लेशन 5% का भी है तो भी आप 7% का रिटर्न निकालते थे। उसके ऊपर टैक्स भी लग जाता होगा, तो मैं कहता हूं फिर भी आपके जो रिटर्न थे वो 5% के आसपास बन जाते थे। सन 2000 की बात हो रही है जहां पे इन्फ्लेशन कम, एफडी के रेट ज्यादा। अब हमारा जो देश है सन 2000 के बाद 2025 में काफी ग्रो कर चुका है, और इसके बीच में बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए थे। और 2008 हमारे देश के लिए एक बड़ा गेम चेंजर की तरह साबित हुआ। कैसे? 2008 से पहले दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन रहता था 1%, 2%, 3%, 5% मैक्सिमम इन्फ्लेशन रहता था। और इसी वजह से जो एफडी थे वो बेस्ट थे, क्योंकि वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट के प्रॉमिस करते थे, ना कोई रिस्क ना ही कुछ और। आज डालो अगले साल आपको उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एफडी का पैसा मिल जाएगा, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। अब 2008 में जब पहली बार लेमन ब्रदर क्राइसिस आता है तो उस समय पे मनी प्रिंटिंग, जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम से हम जानते हैं, वो पैदा होता है। अब ये चीज पहले एग्जिस्ट करती थी एज अ थ्योरी, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट 2007 से 8 के बीच में किया गया, जहां पे डॉलर ज्यादा प्रिंट हुए। अब डॉलर प्रिंट हुए तो मनी मार्केट के अंदर आ गया, उसने अपने देश को बचाने के लिए मनी मार्केट में डाला, लेकिन इससे पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया? सबसे ज्यादा खरीदने वाला था यूएस, और यूएस डॉलर दे रहा है, आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, प्रोडक्ट तो ज्यादा बन नहीं रहा, लेकिन डिमांड बढ़ गई है तो प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। और जो इंटरेस्ट रेट थे वो कम होने शुरू हो गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है आपकी एफडी पे, तो अगर वो किसी को लोन दे रहा है तो वो भी तो 12% के हिसाब से दे रहा होगा, राइट? अब जहां पे दुनिया में तबाही है, कोई 12% पे लोन ले ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं कंपनियों की, वो कह रहे भाई हम तो इतनी तेजी से कंपनी ही नहीं बढ़ा पा रहे, हम क्यों लोन ले? तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, स्पेशली सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई इंडिया में और यूएस में फेडरल रिजर्व कहते हैं, ये हमारे सेंट्रल बैंक हैं, ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट ना कम कर दो। मतलब लोगों को जो लोन देना है वो सस्ते ब्याज दरों पे दे दो। अब लोगों को लोन सस्ते ब्याज दरों पे दोगे मतलब जो एफडी आप करवा रहे हो उसके पैसे भी गिरेंगे, तो एफडी के रिटर्न्स कम होने लग गए। क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से मनी ज्यादा है, प्रोडक्ट कम हो गए, तो इससे प्राइस बढ़ गए, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो अब लोग परेशान कि यार पैसा तो पहले मैं डालता था मेरा बढ़ता था, बट महंगाई कम बढ़ती थी, अब पैसा भी नहीं बढ़ रहा और महंगाई भी बढ़ रही है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, वो क्या थी? स्टॉक मार्केट बनाया क्यों गया था ये समझो। शेयर बाजार बनाने के पीछे सिंपल रीजन था
अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी के पास दो मेन तरीके होते हैं। पहला कि भाई वो जा करके लोन ले ले। दूसरा तरीका अपने शेयर को एनएसई बीएसई पे लिस्ट करे, जिसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी, और लोगों को उस कंपनी का हिस्सा बेचे और जिसको उसका हिस्सा चाहिए वो उसके बदले उसे पैसे दे देगा। लेकिन काफी सारे लोग शेयर मार्केट को समझते नहीं थे, लोग इसे गैम्बल समझते थे, लोग इसे सट्टा बाजार समझते थे। लोगों ने बहुत पैसा खोया था क्योंकि बहुत सारे स्कैम हुए थे। म्यूचुअल फंड में भी स्कैम हो रहे थे पहले, कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर था वो लोगों का पैसा सही से मैनेज ही नहीं कर रहा था। तो जो सेबी होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी है म्यूचुअल फंड की, जो सरकार ने बनाई है कि भाई देखो ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ये सही से पैसा हैंडल कर रहे हैं, लोगों का नहीं कर रहे, वो टाइट करती है म्यूचुअल फंड वालों को कि भाई तमीज से रहो, अगर नहीं रहोगे तो भाई तुम्हारी कंपनी बंद कर दी जाएगी। अब 2008 में जहां पे ये प्रॉब्लम है कि लोगों का पैसा नहीं बढ़ रहा, महंगाई दर बढ़ रही है, उस समय पे सरकार म्यूचुअल फंड के लिए एक कैंपेन शुरू करती है, म्यूचुअल फंड सही है। आपने धोनी को देखा होगा, तेंदुलकर को देखा होगा, आपने बच्चन साहब को देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ये ऐड करी कि एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि 2008-2009 के टाइम पे ना सिस्टम इतने अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ करते थे। अगर आपको उस समय पे एसआईपी खोलनी होती थी तो आपके दरवाजे पे एक बंदा आएगा जिसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, आपसे साइन कराएगा, आपके पेपर पे साइन कराएगा और आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा। कितना बना कितना नहीं बना ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है 2016 से 2019 का टाइम। इस समय पे जियो काफी तेजी से फाड़ रहा था, मतलब हर इंसान के पास फ्री इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी, इंटरनेट बूम कर रहा था। उस समय पे काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ जाते हैं, जीरोधा आ जाता है, एटी मनी आ जाता है, ग्रो आ जाता है। अब इन्होंने लाया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, अपना बैंक सेटअप करो और शुरू कर दो इन्वेस्ट करना। लेकिन एसआईपी कॉन्सेप्ट हमेशा से था, क्योंकि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये जरूरी नहीं है कि एसआईपी करनी है। एसआईपी क्यों सही हुई इसको बताता हूं। अब 2016 से 19 के बीच में जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी तो इंटरनेट हर एक आदमी के पास चला गया। अब उसके बाद आता है कोविड। कोविड के अंदर बाजार क्रैश हो जाता है, लोगों के पास खाली टाइम है, घर बैठे हुए हैं, यूट्यूब शुरू हो गया और यूट्यूब पे कंटेंट बनना शुरू हो गया और हर इंसान एक चीज कह रहा है, एसआईपी सही है। अब एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब अगर आपने पुराना जमाना याद करा तो रिकरिंग डिपॉजिट आपको याद होगा कि हर महीने 2000 रुपए मेरे खाते से काटो और अपने पास सेव कर लो, मुझे 7% के रिटर्न दे देना साल के एंड में, तो 24,000 मेरा बन जाएगा। 7% के हिसाब से जो रिटर्न बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, वो दे देना। अब एसआईपी एज अ कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड लेकर के आया था 1993 के अंदर। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था, बट इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना और एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना इंडियन मार्केट में ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कोविड आने के बाद जब ये सारी डेवलपमेंट शुरू हुई तो यूट्यूब के ऊपर ये कॉन्सेप्ट वायरल हो गया, एसआईपी कैलकुलेटर बनने लग गया और इतने रिटर्न देख करके लोग पागल हो गए कि भाई अब करना है तो एसआईपी करना है, और हर इंसान ने आपको एसआईपी का ज्ञान दे दिया। अब एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट आप करते हो हमेशा हर महीने, तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक सिस्टम बिल्ड हो रहा है कि एक आपके पास स्ट्रैटेजी है, हर महीने आप डाल रहे हो। दूसरी चीज, शेयर बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता था, तो एसआईपी आपको रिस्क को हेज करने में भी हेल्प करती थी। मतलब आपको कोई टाइम नहीं करना मार्केट को, आपको आता भी नहीं है, तो इसी वजह से एक काम करो, हर महीने इन्वेस्ट करते रहो, बाजार ऊपर हो या फिर बाजार नीचे, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, ये बोला गया। इसके बाद आता है दूसरी स्ट्रैटेजी लमसम, इसको लाया गया एफडी के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एक बहुत अच्छा बोनस मिला तो एक बार आप एफडी कराते हो, वही चीज आप लमसम इन्वेस्ट करते हो बाजार के अंदर। अब जो एसआईपी है ये बढ़िया इस वजह से भी था कि एक आम इन्वेस्टर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। जो कंपनियां शेयर बाजार में आई इसलिए थी ताकि उनके अंदर जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट करे, उनको पैसा मिले, रेस कर पाए मनी, अब वो भी आसान होता चला गया। लेकिन जो एसआईपी है इसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। एसआईपी को उन्होंने सोचा कि भाई हमें खरीदते ही जाना है, खरीदते ही जाना है, खरीदते ही जाना है। ना किसी ने स्टेप अप म्यूचुअल फंड की बात करी,
ना किसी ने म्यूचुअल फंड में स्वैप की बात करी कि अगर बाजार गिर जाए तो ज्यादा पैसा डाल दो, अगर बाजार बढ़ जाए तो कम पैसा डाल दो। ये स्ट्रैटेजी भी इस समय पे बाजार के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आप ये लगा सकते हो कि बाजार 5% गिरेगा तो ज्यादा पैसा डाल दो, कम गिरा है तो कम पैसा डाल दो, जिस वजह से आपके रिटर्न्स ज्यादा बनते हैं एवरेज एसआईपी से। अब ये जो एसआईपी है ये इतना आसान था कि लोगों को इस पे भरोसा हुआ और लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जो एसआईपी है वो एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या म्यूचुअल फंड सेफ है। देखो, जो सेबी है वो रेगुलर बेसिस पे काफी सारे रूल्स लाती रहती है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के लिए। जैसे जब 2020 से लेकर के 2024 के बीच में स्मॉल कैप काफी तेजी से भाग रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो एक टेस्ट लाए, लिक्विडिटी टेस्ट। अब लिक्विडिटी टेस्ट क्या कहता था कि म्यूचुअल फंड कितनी जल्दी अपनी पोजीशंस किसी शेयर से एग्जिट कर देते हैं, जिसको वो कहने लगे लिक्विडिटी टेस्ट। काफी सारे म्यूचुअल फंड इस लिक्विडिटी टेस्ट के अंदर फेल हुए, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। लेकिन अगर आप अभी भी नोट करोगे तो काफी सारे फंड मैनेजर ऐसे हैं जो फ्रंट रनिंग के केस में पकड़े जाते हैं। फ्रंट रनिंग का केस मतलब आपका पैसा लगाने से पहले उसने अपने किसी जानने वाले को बोला कि कल मैं इस XYZ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरा पैसा डाल दे। अब मैं बड़ा पैसा डालूंगा तो वो जो स्टॉक है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग, कि भाई मैं खरीदने वाला हूं, मेरे से पहले तू खरीद ले, और जब मैं खरीद लूंगा तो तू एग्जिट कर दियो, तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग का केस, और उसमें काफी सारे फंड मैनेजर शामिल है। क्वांट का भी नाम आया था कुछ टाइम पहले, HDFC का भी नाम आया हुआ है, UTI का भी नाम आया हुआ है, निपॉन इंडिया का भी नाम आया हुआ है। तो किसी ना किसी फंड मैनेजर ने ये कांड करा ही है। ठीक है, तो पहला स्कैम ये हो जाता है। अभी जो स्कैम है, क्या इससे आपको कोई बहुत बड़ा झटका लगता है? एक्चुअली नहीं, इससे आपको कोई मेजर झटका नहीं लगता, क्योंकि ये 1 या 2 स्टॉक की बात होती है और 1 या 2% ऊपर नीचे होता है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इतना बड़ा झटका नहीं लगता। लेकिन एक म्यूचुअल फंड की रेपुटेशन खराब हो जाती है। दूसरे तरीके का स्कैम, आपके पैसे को गलत तरीके से मैनेज करना। काफी सारे म्यूचुअल फंड आपके पैसे को ऐसे ऐसे स्टॉक्स में लगा देते हैं जो स्टॉक्स अच्छा काम नहीं कर रहा। जैसे काफी सारे म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा 197 कम्युनिकेशन में लगाया, जिसको पेटीएम के नाम से जानते हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने दबा के पैसा लॉस करा। दूसरा, मामाअर्थ के आईपीओ में काफी सारे म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए, वहां पर भी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खो गया। अब जब भी आईपीओ आता है तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म और बड़े बड़े बैंकर्स मिलके साठ घाट करते हैं कि मैं आपकी कंपनी का कुछ शेयर खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा? जैसे मैंने आपको बताया था, स्टॉक मार्केट क्यों शुरू हुई? क्योंकि कंपनी को अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, या जो फाउंडर है जिसने वो कंपनी बनाई है वो चाहता है कि मैं थोड़ा पैसा निकाल लूं तो शेयर बेच दूं ताकि पब्लिक उसमें घुस जाए। अब ये सारे काम करने के लिए म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब फाउंडर निकल जाता है, जिससे जो कंपनी का ओनर है वो निकल जाता है, लेकिन आप घुस जाते हो। इसको कहते हैं मिस मैनेजमेंट। काफी सारे म्यूचुअल फंड ये करते हुए दिखते हैं। इसके ऊपर अभी कोई रूल नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ पर डिसाइड करेगा कौन से शेयर में उसे इन्वेस्ट करना है और कौन से शेयर में उसे इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन क्या इससे भी बहुत बड़ा लॉस होता है? देखो, बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लॉस होता है 1% से 2% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर ने किसी एक कंपनी के अंदर कितना पैसा डाला है। अगर एक म्यूचुअल फंड बहुत सारा पैसा डालता है, 1% या 2% अपने AUM का, और AUM लाखों करोड़ों में होते हैं, तो यहाँ पे नुकसान बड़ा हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर 50 या 100 कंपनियां होती हैं, और 100 कंपनी में से एक कंपनी मर भी जाए तो भी जो म्यूचुअल फंड के ओवरऑल रिटर्न है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इन 2 स्कैम के बारे में कभी समझ ही नहीं आता। लेकिन ये स्कैम मार्केट के अंदर काफी बार हमें देखने को मिला हुआ है। दूसरे को हम स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट को आप अपना पैसा दे रहे हो, एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, अगर वो आपके पैसे को सही से मैनेज नहीं कर रहा, तो मेरी नजरों में वो स्कैम है। लेकिन ऑफिशियली उसको हम स्कैम नहीं, उसको हम स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या सच में म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट एक स्कैम है? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड का म्यूचुअल फंड चूज करते हो, जैसे मोतीलाल हो गया, निपॉन इंडिया हो गया, HDFC हो गया, तो यहां स्कैम होने के चांसेस नॉर्मली कम हो जाते हैं।
ठीक है। तो अगर आप अच्छे ब्रांड की साइड जाओगे तो वहाँ पे चांसेस कम होंगे, क्योंकि उनके पास जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्वालिटी फंड मैनेजर होते हैं। और अगर कोई एक फंड मैनेजर कोई गलती करता भी है तो जो हायरार्की है उसकी टॉप वाली वो उस चीज़ को मैनेज कर लेगी। अगर म्यूचुअल फंड में स्कैम हो भी जाए, मतलब मिस मैनेजमेंट या फिर फ्रंट रनिंग की वजह से, इतना बड़ा लॉस आपको नहीं मिलता, क्योंकि एक आधी कंपनी में ही कोई भी इंसान ये काम करता है, सारी कंपनियों में ये काम नहीं करते। अब क्वेश्चन घूम करके वहीं आ जाता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या सही है। देखो, 2025 में अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे, एफडी या आरडी करते हो, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपका टैक्स कट जाएगा। तो म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट एक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है जब आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो गोल्ड भी एक अच्छा एसेट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में काफ़ी महंगा हो गया, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी सिर्फ लॉन्ग टर्म टेन्योर की वजह से अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, कई बार जो मार्केट है वो 15 से 20% क्रैश में चली जाती है, और उस सिचुएशन में अगर आप एग्जिट कर दोगे तो जो आपका पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। सो म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों सही है अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स बनाने हैं इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। 1 साल या 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा खोने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और चाहे आप एसआईपी कर रहे हो, चाहे आप लमसम कर रहे हो, अगर बाजार गिरा तो आपका पैसा भी लूज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एसआईपी अच्छी है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट अच्छी है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रिस्क होता है। और ये भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि 10 साल बाद भी रिटर्न्स ना बने, क्योंकि 10 साल बाद रिटर्न बनेंगे इसकी गारंटी भी आपको कोई नहीं देने वाला। कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट। हिस्ट्री के हिसाब से हम कहते हैं कि हिस्ट्री में रिटर्न्स बने हैं, देश बढ़ रहा है तो आगे भी रिटर्न बन सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं आपको देने वाला। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।